अस्सलाम, मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज्यादा से ज्यादा जरूर कर देना। आज की वीडियो लेकर आए जिसमें हम देखने वाले हैं कि भाई इंडिया का जो S-400 है ना, उसकी न्यू अपडेट्स आई हैं और इंडिया ये क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान के जो F-17 है ना, वो भी उन्होंने कर दिए हैं तबाह। पहले बोल रहे थे F-16 तबाह मार गिराए हैं। तो अब देखते हैं इस वीडियो को। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। देखते हैं आज की वीडियो। जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने डिस्ट्रॉय किया है पाकिस्तान का एक एवॉक्स एयरक्राफ्ट। पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के हिस्से के तौर पर 2 विमेन ऑफिसर्स भी शामिल हुई थी कॉम्बैट रोल में। गुजरात ATS ने पकड़ा एक और पाकिस्तानी जासूस। पाकिस्तान जिसको समझ रहा था ब्रह्मोस की स्टोरेज फैसिलिटी, वो निकला कूड़े का ढेर। और अब भारत से इजराइल को सप्लाई होंगे यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर्स। ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित अब कुछ और ऐसे कमाल के अपडेट्स निकल के सामने आए हैं जिनको सुनने के बाद हमारे पड़ोसी सच में यही कहने वाले हैं कि ना करे भाईजान ना करें, पर हम तो करेंगे। तो अपडेट्स कुछ इस तरह से। पहला ये कि अभी तक तो पाकिस्तान एयरफोर्स के एक ही एवॉक्स एयरक्राफ्ट के डिस्ट्रॉय होने की रिपोर्ट थी, और वो भी तब जब भारत ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के भुलारी एयरबेस को टारगेट किया था। और इस पहले एवॉक्स एयरक्राफ्ट के डिस्ट्रॉय होने का कंफर्मेशन खुद पाकिस्तान के एक फॉर्मर एयर मार्शल ने भी दिया था। लेकिन अब यूरेशियन टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और जिसमें रिलायबल सोर्सेज के हवाले से इस बारे में जानकारी दी गई है कि भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने भी पाकिस्तान में 314 किलोमीटर अंदर एक एरियल टारगेट को हिट किया था। और वो एरियल टारगेट कुछ और नहीं बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स का ही एवॉक्स एयरक्राफ्ट था। यानी कि पाकिस्तान के एक नहीं बल्कि 2 एवॉक्स एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हुए हैं, एक हवा में और एक जमीन पर। और जबकि भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा पाकिस्तान एयरफोर्स के एवॉक्स एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किए जाने का जो दावा है वो हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में भी देखने को मिलता है, जिसमें यह बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आदमपुर में भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने कम से कम 11 बार कार्रवाई की और उसमें से एक कार्रवाई में पाकिस्तान में 315 किलोमीटर दूर स्थित पाकिस्तानी एवॉक्स एयरक्राफ्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और इस हिसाब से S-400 ने सरफेस टू एयर मिसाइल के द्वारा सबसे लॉन्गेस्ट किल का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रिएट कर दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना की जब 4 मेजर एयर स्ट्राइक्स में पाकिस्तान के एयर बेसिस, एयर एसेट्स और एयर डिफेंसेस तबाह हो गए थे, तब पाकिस्तान अमेरिका से भीख मांगने लगा था कि उसके बिहाफ में वो भारत के साथ सीज फायर करवाने के लिए हस्तक्षेप करे। और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस मेजर स्ट्राइक में भारत ने अपने रफाल से स्कैल्प मिसाइल और Su-30 MKI फाइटर से ब्रह्मोस A मिसाइल लॉन्च करी थी, जिन्होंने नूर खान एयरबेस के नॉर्दर्न एयर कमांड कंट्रोल नेटवर्क को तबाह कर दिया था। और भारत की ब्रह्मोस और स्कैल्प टेंडर में यूज की गई थी ताकि वो एक भी टारगेट को मिस ना करें। और पाकिस्तान का सो कॉल्ड ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, जो कि 10 मई की सुबह 1 बजे लॉन्च किया गया था, तो वो केवल 8 घंटे तक ही टिक पाया था। और पाकिस्तान का जो कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट हुआ था उसके मुताबिक पाकिस्तान ने अपने इस ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को लॉन्च करने से पहले ये प्रॉमिस किया था कि वो अगले 48 घंटे के अंदर भारत के भी एयर बेसिस को तबाह कर देगा। लेकिन भारत ने अपनी एयर टू सरफेस मिसाइल्स का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को जितना हार्ड हिट किया है, उस वजह से पाकिस्तान का ऑपरेशन केवल 8 घंटे तक ही सीमित हो गया। और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय वायुसेना के पास इस बात के प्रूफ हैं कि किस तरह से उनकी मिसाइल्स ने पाकिस्तान के एक C-130J एयरक्राफ्ट, JF-17 और 2 F-16 फाइटर्स को डाउन किया है। बाकी भारत के जो हार्पी कामिकाज़े ड्रोन से उन्होंने लाहौर में चाइनीज मेड LY-80 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया था, जबकि भारत की मिसाइल ने कराची में स्थित चाइनीज HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को। और इस रिपोर्ट में इस बात को भी मेंशन किया गया कि 10 मई की सुबह भारतीय नौसेना कराची नेवल पोर्ट को टारगेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी थी। फिर जिसके बाद पाकिस्तानी DGMO ने धमकी दी थी अगर भारत ने ब्रह्मोस का इस्तेमाल करके उनके पोर्ट पर स्ट्राइक करी तो वे जवाबी कार्रवाई करेंगे। हालांकि वो बात अलग है कि इस धमकी का ना तो भारत की मिलिट्री लीडरशिप पर ना ही पॉलिटिकल लीडरशिप पर किसी पर भी कोई भी असर पड़ा ही नहीं। लेकिन 10 मई के दोपहर तक पाकिस्तान के DGMO ने खुद ही अपने इंडियन काउंटर पार्ट को कॉल करके सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट कर दिया। यानी कि इस बात की पूरी संभावना है कि अगर पाकिस्तानी DGMO थोड़ी सी और देर कर देता अपने इंडियन काउंटर पार्ट को कॉल करने में, तो संभावित रूप से कराची नेवल पोर्ट पर एक बार फिर से बॉनफायर शुरू हो जाता, और वो भी दोपहर में। इसके अलावा ये भी जानकारी सामने आई है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहली बार कर्नल रैंक की 2 विमेन ऑफिसर्स कॉम्बैट रोल में शामिल हुई हैं, जिन्होंने 7 मई से 10 मई तक पठानकोट और सूरतगढ़ में जो एयर डिफेंस यूनिट्स हैं उनको लीड किया था। और इन एयर डिफेंस यूनिट्स के नेतृत्व के दौरान इन दोनों विमेन ऑफिसर्स ने पाकिस्तानी मिसाइल्स और उनकी ड्रोन स्ट्राइक्स को नाकाम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसमें भी एक बड़ी बात यह है कि इन दोनों विमेन ऑफिसर्स ने केवल 2 साल पहले ही 800 स्ट्रॉन्ग यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर का चार्ज संभाला है। और एक अपडेट ये भी सामने आया कि 7 मई को जो भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में जो लश्कर और जैश के सुअरों के कैंपों को तबाह किया था, तो उस स्ट्राइक में जो सुअर होरीफाइड किए गए तो उनका आंकड़ा
170 से भी ऊपर जा चुका है। और अभी भी भारत की ज़बरदस्त कार्रवाई को लेकर जो डिटेल्स हैं वो पूरी तरह से सामने नहीं आई हैं, वो ऐसे धीरे धीरे ही सामने आएंगी। पर जब भी आएंगे हमारे डिफेंस अपडेट से आपको उसकी जानकारी मिलती रहेगी। तो इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। शनिवार को गुजरात एटीएस ने एक 28 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम है सहदेव सिंह गोहिल, और इस पर आरोप है कि ये बीएसएफ और भारतीय नौसेना से संबंधित क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के साथ व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर रहा था। और ये जो व्यक्ति है गुजरात का ही रहने वाला है, जो कि पीएससी यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर के तौर पर काम कर रहा था। और इसने अपनी लोकेशन के पास की जो बीएसएफ और भारतीय नौसेना की फैसिलिटीज़ थी, तो उनकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ पाकिस्तानी एजेंट के साथ शेयर करी हैं। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान गोहिल ने खुद ही इस बात को स्वीकार किया है कि वो जुलाई 2023 से ही व्हाट्सएप के माध्यम से एक पाकिस्तानी फीमेल एजेंट के साथ कॉन्टैक्ट में था, जिसने अपना नाम अदिति भारद्वाज बताया था, जो कि ऑब्वियसली उस पाकिस्तानी एजेंट का असली नाम नहीं है। और इन्वेस्टिगेशन में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि जनवरी में गोहिल ने एक दूसरे नाम से सिम कार्ड खरीदा और फिर उस एजेंट के साथ व्हाट्सएप ओटीपी भी शेयर किया, ताकि वो एजेंट इस व्हाट्सएप नंबर से लिंक अकाउंट को ऑपरेट कर सके। और वो लगातार इसी नंबर के माध्यम से प्रतिबंधित डिफेंस लोकेशंस की फोटोज़ और वीडियोस ट्रांसमिट कर रहा था। और जबकि फॉरेंसिक जांच में भी इस गोहिल की मोबाइल फ़ोन में पाकिस्तानी एजेंट के साथ व्हाट्सएप चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स और मल्टीमीडिया फाइल्स जिनमें क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, तो उसका कन्फर्मेशन हो चुका है। और गोहिल को हर एक क्लासिफाइड डेटा पास करने के लिए कम से कम 40,000 रुपये का पेमेंट मिलता था। और जबकि कल रात को गुजरात के बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में भारत पाकिस्तान सीमा के पास एक सस्पेक्टेड पाकिस्तानी घुसपैठिए को भी बीएसएफ ने शॉट डाउन किया है। हालांकि पहले उस घुसपैठिए को चेतावनी दी गई थी कि वो भारत की सीमा की तरफ आगे ना बढ़े, लेकिन उसने चेतावनी नहीं मानी और आगे बढ़ता रहा। फिर जिसकी जवाबी कार्रवाई में बीएसएफ को ओपन फायर करना पड़ा। और घुसपैठ के ऐसे किसी और इंसिडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए बीएसएफ ने सीमा पर पेट्रोलिंग और सर्विलियंस को भी और तेज कर दिया है। एक तरफ जहां पाकिस्तान इस बात को लेकर रोने में लगा हुआ है कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को फ्रीज कर दिया है, और भारत ने क्लियरली कहा है कि पाकिस्तान को भारत की नदियों का एक बूंद पानी भी मिलने वाला है नहीं। और उसी बात को लेकर एक तरफ जहां पाकिस्तान के पार्लियामेंट में ये डिस्कशन हो रहा है कि अगर ये क्राइसिस सॉल्व नहीं हुए तो पाकिस्तान भूखा मर जाएगा, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा विंग आईएसपीआर के डीजी भारत को पानी रोकने के लिए डायरेक्टली धमकी दे रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में यूएन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पाकिस्तान के डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन को एक्सपोज करते हुए एक्सप्लेन किया है कि कैसे भारत ने लीगल तरीके से ही इस इंडस वाटर ट्रीटी को फ्रीज किया है, और उसका सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को स्पॉन्सर करना। और इसी पर बात करते हुए यूएन में भारत के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से क्लियरली कहा गया है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पाकिस्तान के डेलीगेशन द्वारा फैलाई जा रही गलत सूचनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य हैं, और भारत ने हमेशा एक ऊपरी तटवर्ती देश के रूप में जिम्मेदारी से काम किया है। और भारत ने पहले भी पाकिस्तान के सामने औपचारिक रूप से इस ट्रीटी में कई सारे मॉडिफिकेशंस को डिस्कस करने के लिए कहा था, लेकिन पाकिस्तान ने हर बारी उस डिस्कशन को रिजेक्ट कर दिया। इंडियन इन्वॉय ने यूएन को इस बारे में बताया है कि 65 साल पहले इस इंडस वाटर ट्रीटी में भारत एक अच्छी नीयत के साथ शामिल हुआ था, लेकिन लगभग इन 6 दशकों के समय में पाकिस्तान ने भारत पर 3 युद्ध और हजारों आतंकी हमले करके इस ट्रीटी की भावना का उल्लंघन किया। और पिछले 4 दशक में 20,000 से अधिक जो भारतीय जानें हैं वो इस तरह के आतंकी हमलों में गई हैं, और जिसमें सबसे रिसेंट ये पहलगाम वाला हमला था। बाकी भारत ने इस ट्रीटी को जो सस्पेंड करने का निर्णय लिया है वो पूरी तरह से लीगल है, और ये निर्णय तब तक कायम रहेगा जब तक कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद नहीं करता है, और ये स्पष्ट रहे कि वो पाकिस्तान है जिसने इस ट्रीटी का उल्लंघन किया है। बाकी अभी हाल ही में जो भारत और जर्मनी के विदेश मंत्रियों की बायलैटरल मीटिंग हुई थी, तो इस मीटिंग में जर्मनी ने भी आतंकवाद के खिलाफ खुद को डिफेंड करने वाले भारत के राइट का समर्थन किया है। और जर्मन विदेश मंत्री का स्पष्ट रूप से कहना था कि आतंकवाद के खिलाफ किसी भी तरह की लड़ाई में जर्मनी पूरे सपोर्ट में है। इन सब के अलावा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है, जिसमें ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान के उस प्रोपेगेंडा को भी एक्सपोज कर दिया है, जैसे पाकिस्तान की मिलिट्री ऑफिशियली क्लेम कर रही थी कि उन्होंने पंजाब के ब्यास में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल्स की स्टोरेज फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय किया है। पर जिस जगह को डिस्ट्रॉय करने के पाकिस्तान की मिलिट्री ने दावे किए थे, तो एक्चुअल में उस जगह पर ब्रह्मोस की ऐसी कोई फैसिलिटी है ही नहीं। और जबकि एक्चुअल में पाकिस्तान की मिसाइल्स ने ब्यास में जिस जगह को स्ट्राइक किया था, तो वो ब्रह्मोस की स्टोरेज फैसिलिटी नहीं बल्कि एक छोटा गार्बेज डंपिंग यार्ड था। वैसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो दावे हैं वो इतने गलत भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की मिसाइल्स है तो कूड़ा ही। अब उन्होंने अपने कूड़े वाली मिसाइल्स कूड़े में फेंकी, तो उसमें गलत किया है। बाकी आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान के द्वारा एक नया तरह का प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है, जिसमें इस तरह के फेक दावे किए जा रहे हैं कि चाइना के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत ही मैसिव ऑर्डर्स मिले हैं, क्योंकि उन्होंने 7 से 10 मई के बीच में भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो स्पष्ट कर दें कि HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम के किसी भी कंट्री द्वारा बड़े ऑर्डर्स प्लेस किए जाने की कोई भी रिपोर्ट्स नहीं है, खास करके तब जब HQ-9 की जो रियल परफॉर्मेंस है वो निकल के सामने आ चुकी है। और इसके अलावा एक क्लेम ये किया जा रहा था कि जो इंडोनेशिया है वो रफाल वाले डील को कैंसिल करना चाह रहा है।
तो ये स्पष्ट हुआ है कि इंडोनेशिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और बाकी चीन की तरफ से 50% डिस्काउंट में J-35 पाकिस्तान को जल्द ही दिए जाने के जो दावे हैं, तो वो भी फिलहाल अभी तक एक बड़े प्रोपेगेंडा की तरह ही है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू ने HAL के एमका और LCA का जो प्रोडक्शन है उसे कर्नाटका से आंध्र प्रदेश में मूव कराने के लिए पिच किया है और इनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी आंध्र प्रदेश में स्थापित करने के लिए वे HAL को 10,000 एकड़ तक की जमीन का प्रस्ताव दे रहे हैं। इसके अलावा ANI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की लीडिंग डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी नेवी लिमिटेड को इजरायली कंपनी से 17.52 मिलियन US$ तक का एक्सपोर्ट ऑर्डर प्राप्त हुआ है और जिसके तहत नेवी लिमिटेड 300 किलोमीटर तक की रेंज वाले यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर्स को मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करेगी। और ये पहली बार है जब भारत में प्रोड्यूस की गई इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी ग्लोबल मार्केट को दी जा रही है। और भारत में नेवी लिमिटेड द्वारा बनाए जाने वाले ये जो यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, तो इन्हें अपनी क्लास में सबसे एडवांस माना जाता है और इसे खास तौर पर दुनिया भर में मौजूद अन्य ऑल्टरनेटिव्स की तुलना में ज़्यादा परफॉर्म करने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। और ये सिस्टम्स 300 किलोमीटर तक की रेंज वाले मल्टीपल टाइप्स के रॉकेट्स को जी। तो गाइस ये थी आज वीडियो। तो यार देखा ही आप सबने इस वीडियो में कि किस तरह से इंडिया ने तबाही की है भाई पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में। उन्होंने क्लेम किया कि हमने ये किया है, फिर उसके बाद वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो बोला है कि हमने ब्रह्मोस की जगह पर वो तबाह कर दिया, ये कर दिया। तो असल में उन्होंने कूड़ादान पे अपने जो मिसाइल है वो फेंके थे और ये बोल रहे हैं कि भाई चाइनीज मिसाइल है और वो बिल्कुल बेकार है, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, मैं इस चीज से मतलब एग्री भी करती हूँ, नहीं भी करती। चलो चाइनीज माल कहते हैं कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, ठीक है। तो नुकसान दोनों कंट्रीज का हुआ है, ये आप इस चीज को मानते हैं कि भाई पाकिस्तान में भी नुकसान हुआ है, इंडिया में भी नुकसान हुआ है, दोनों का नुकसान हुआ है। लेकिन बात यह है कि आप रिकवर जल्दी कर लेंगे क्योंकि आपको $3-4 बिलियन से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके पास इतने हजार पड़े हैं कि आपको ऐसी चीजों से, छोटे मोटे नुकसानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमें ये छोटा मोटा नुकसान हमारे लिए पहाड़ जितना नुकसान है जिसको भरपाई करने में कुछ नहीं है। तो पहले हमारे पास कुछ नहीं है और उसकी भरपाई करने के लिए हमें $1 बिलियन के लिए हमें IMF के सामने जाना पड़ता है और उनको पता नहीं उनकी कौन कौन सी शर्तें होती हैं जिसको मानना पड़ता है। लेकिन अभी IMF की और वो कहते हैं कि किस्तें आना अभी बाकी हैं, मतलब ये IMF के भरोसे ही चलते हैं। मतलब इनको ये नहीं है कि अपने पास नहीं है, बस हमेशा दूसरों की तरफ आंख उठा के देखते रहते हैं यार ये किस्त मिल जाए तो फिर हम कर लेंगे, नहीं तो ये पाकिस्तानी माम का भी नहीं है सही वैसे सिस्टम। वो भी कहते हैं कि भाई कोई दे जाए तो खा लेंगे वरना काम करना पड़े तो काम करेंगे। हाँ, तो भाई इनका भी यही काम है कि कहते हैं कि हमें काम ना करना पड़े, खुद ना अर्न करना पड़े, किसी से भीख मिल जाए, वो भीख ही है ना, हम इसको आराम से खा लें, बस ये इन लोगों का सिस्टम है। अब क्या कह सकते हैं इस हवाले से, आपकी क्या सोच है बताइएगा। फिर मिलता है एक और वीडियो में। थैंक यू।